हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं 1 मिनट लर्निंग का पहला डाउट सॉल्विंग सेशन, जिसमें हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हुए सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनके बारे में और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस के बारे में। ओके, सो बहुत बार क्या होता है ना, हमें इंग्लिश में स्कोर कम आता है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती है जिस वजह से हमारी मार्क्स जा रही होती है, लेकिन हमें समझ नहीं, हम फिगर्ड आउट नहीं कर पाते कि आखिर प्रॉब्लम आ किधर रही है। ओके, सो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे, हो सकता है आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी मिल जाए और साथ ही साथ आप वो फिगर आउट भी कर ले कि आखिर प्रॉब्लम थी किधर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आपको वीडियो में बेसिक चीज़ें मिलेंगी, कुछ पहले तो प्रॉब्लम्स जो जनरली लोग फेस करते हैं एंड उसके सल्यूशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रॉब्लम्स और सल्यूशंस टोटल 7 लिस्ट किए हैं मैंने, इनको हम डिटेल में समझेंगे और डिटेल में इनके सॉल्यूशंस को भी जानेंगे। ओके, सबसे पहले आती है प्रॉब्लम इन प्रोनाउंसिएशन, यानी कोई भी वर्ड को सही ढंग से बोलना कैसे है उसमें दिक्कत आना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी रीडिंग करने से। ओके, क्योंकि जब तक अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं ये एक बात नज़र आती है कि आपकी रीडिंग भी प्रैक्टिस जो है कम है, आप रीड नहीं करते। कोई भी लैंग्वेज आप जितनी रीड करेंगे उतने आप उसके नए शब्द जानेंगे, उतना आप उसके जो वर्ड्स हैं उनको समझ पाएंगे, फॉर्मेशन समझ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है एक लैंग्वेज में जो आप रीडिंग से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोई वर्ड अगर उस वक्त आपको प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है तो आप उस वक्त उसे अपनी टीचर से पूछ सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको सिर्फ रीडिंग करने की ज़रूरत है प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, आजकल बुक्स रीड करना एक बहुत ही अच्छी जो है आदत है लोगों में, एंड आपको भी वो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप कोई भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, आपको बस रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है अगर आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन सही करनी है तो। एंड इसकी दूसरी एक और बात है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सुधरे, यानी आपको कुछ एफर्ट्स लेने होंगे। जैसे अगर आपको कोई वर्ड के प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है ना, तो आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं या फिर आप इंटरनेट से पूछ सकते हैं। ओके, सेकेंड आती है प्रॉब्लम इज़ इन ग्रामर एंड ग्रामेटिकल एरर्स। ओके, सो ये मेजर प्रॉब्लम है एंड यही प्रॉब्लम से होती है हमारी 7th प्रॉब्लम जो मैंने लिखी है, जो है प्रॉब्लम इन सेंटेंस फॉर्मेशन। यानी देखिए, कोई भी लैंग्वेज हो, सिर्फ इंग्लिश नहीं, कोई भी लैंग्वेज में अगर आपको ग्रामर नहीं आता है, ग्रामर को हमेशा बेसिक्स बोला जाता है, तो ग्रामर यानी आपको बेसिक ही नहीं आ रहा है तो आपकी सेंटेंस ही नहीं बनेंगे। उस वजह से फिर आपको और दिक्कतें आएंगी, जैसे आपके आंसर्स नहीं फ्रेम हो पाते, आपको राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। एंड इस वजह से मेजरली बहुत बच्चों का स्कोर चला जाता है, सिर्फ ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं, बाकी आंसर्स में भी, राइटिंग स्किल्स में भी, क्योंकि आपके राइटअप्स में बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स रहते हैं। ओके, मेजरली पहला ग्रामेटिकल एरर जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो है पंचुएशन में मिस्टेक्स। ओके, तो आप सही, अगर आपने सेंटेंस सही लिखा है लेकिन आपने पंचुएशन मार्क सही से नहीं दिया तो वो सेंटेंस पढ़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड उसकी मीनिंग फिगर आउट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, सो एवरी फुल स्टॉप, एवरी कैपिटल लेटर, एवरी कॉमा एक्चुअली मैटर्स, बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो। एंड आपको इस चीज़ का तो बहुत ही बेसिक है लेकिन आपको ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट आती है ग्रामर की प्रैक्टिस, जो बहुत बच्चे नहीं करते, जिस वजह से अगेन उन्हें ग्रामर नहीं आता है। ओके, तो ग्रामर की जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे सिंपली हम मैथ्स में करते हैं ना, मैथ्स में जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उतना हमारा वो कंसेप्ट क्लियर होता जाता है, वैसे ही ग्रामर में होता है। अब जितने अलग अलग तरीके के, सारे सेंटेंसेस सेम नहीं होते, कई बार सेंटेंसेस लॉन्ग हो जाते हैं एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, तो आपको उनको बदलने आना चाहिए जिस तरीके से बोला गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होता है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी, इससे आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम इन सेंटेंस फॉर्मेशन, वो भी सॉल्व हो जाएगी। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग पोएम रिलेटेड क्वेश्चंस। हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि आप जो देखिए लेसन्स रहते हैं एंड जो पोएम्स रहती है वो बहुत अलग अलग रहते हैं। लेसन्स में क्या होता है, सिंपली कुछ राइटअप्स लिखे हुए रहते हैं एंड उनको पढ़ के, वो उनकी पैसेज आपको आती है एंड उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। लेकिन जो पोएम रहती है ना, बहुत बार पोएम का स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन कुछ ऐसा रहता है कि हम
पोएम की मीनिंग इंटरप्रेट नहीं कर पाते। पोएम में काफ़ी लाइंस जो लिखी हुई रहती है ना, उनकी मीनिंग हमें खुद समझनी होती है एंड वो हम एप्रिसिएशन के ज़रिए समझते हैं, ठीक है। तो एप्रिसिएशंस जो रहती है ना पोएम्स की, यानी पोएम में बेसिकली बताया क्या गया है वो आपको पूरा लिखना रहता है, ओके। तो एप्रिसिएशन पढ़ना इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द पोएम, ठीक है। पोएम पहले तो आपको एक्सप्लेन की जाएगी, उस वक्त आपको ध्यान से उसे समझना है। वो पोएम आपको क्या कन्वे करना चाहती है वो भी आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद आप एप्रिसिएशन पढ़े तो आपकी पोएम बोलना क्या चाह रही है वो क्लियर हो जाएगा। फिर आप पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व सही ढंग से कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ वन वे ऑफ सॉल्विंग पोएम रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट पोएम रिलेटेड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आते हैं फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के, जो टॉपिक ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर कवर कर लिया है। तो ग्रामर का सारा कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, अब वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। फ्रॉम द वेरी बेस मैंने ग्रामर स्टार्ट कराया है एंड ये बहुत ही डिटेल्ड एंड अच्छे वीडियोस रहते हैं अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स, सो डू चेक देम आउट। सारे के सारे टॉपिक्स प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, तो आपको ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। सो हम बात कर रहे थे फिगर्स ऑफ स्पीच की। फिगर्स ऑफ स्पीच को ढूंढने के लिए आपको अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि ये भी किधर न किधर ग्रामर में ही आ जाता है, ओके। तो जितना आप पोएम्स को समझेंगे, जितना आपको प्रैक्टिस रहेगी ना फिगर ऑफ स्पीच ढूंढने की, तो आप उतना जल्दी उस लाइन में से फिगर ऑफ स्पीच ढूंढ पाएंगे। तो अगेन यहाँ पे भी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ आर्केइक इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। आर्केइक यानी ओल्ड इंग्लिश, पुरानी इंग्लिश, ठीक है। तो आर्केइक इंग्लिश में कुछ जैसे वर्ड्स रहते हैं दाई, टाइन, ऐसे कुछ वर्ड्स रहते हैं जो यूज़ किए जाते हैं जो आजकल नहीं यूज़ किए जाते। जैसे डज़, आजकल हम बोलते हैं डज़, शी डज़ हर वर्क ऑन टाइम। तो पहले बोला जाता था डज़ को डॉथ, ठीक है, शी डॉथ हर वर्क ऑन टाइम। एंड पहले की सेंटेंस फॉर्मेशन इंग्लिश में बहुत अलग हुआ करती थी। तो हमारे टेक्स्ट बुक्स में कुछ ऐसे लेसन्स रहते हैं काफ़ी बार जिनमें आर्केइक इंग्लिश का यूज़ रहता है। इसका भी सोल्यूशन अगेन रीडिंग ही है, ठीक है, क्योंकि जितना आप रीड करेंगे एंड हमारे टेक्स्ट बुक्स में ग्लॉसरी भी दी गई रहती है, तो आप उससे अच्छे से फिगर आउट कर सकते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन जितना आप रीड करेंगे, जितना आप समझने की करेंगे ना, उतना आपको समझ आ जाएगा। काफ़ी इंग्लिश, पुरानी इंग्लिश के जो वर्ड्स रहते हैं वो ऐसे भी रहते हैं कि आप सेंटेंस पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, ओके। सो ऐसे ही आपकी इंग्लिश ओवरऑल इम्प्रूव होगी एंड इंग्लिश से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम्स इम्प्रूव होंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग लॉन्ग लेसन्स। काफ़ी बार क्या होता है, लेसन्स बहुत ज़्यादा लेंदी रहते हैं, तो हमें उन्हें पढ़ने का या तो टाइम नहीं रहता है या फिर हमें वो रीड करना बोरिंग लगता है, ठीक है। तो इसका एक सल्यूशन आप कर सकते हैं। ये आप एक्चुअली नेसेसरी नहीं है कि सारे लॉन्ग लेसन्स के साथ ही करें। आप कोई भी लेसन, मतलब बेसिकली अगर आपको समरी चाहिए ना हर चीज़ की, तो आप ये चीज़ कोई भी लेसन पोएम किसी के साथ भी कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़, जब एक्सप्लेनेशन चल रही है ना उस लेसन या पोएम की, आप इस तरीके से समराइज़ कर सकते हैं लेसन को। तभी का तभी आप एक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, ठीक है, उस पर आप सेंटर में नाम लिख लीजिए उस लेसन का, ओके। या फिर आप ऊपर से हेडिंग दे दीजिए उस लेसन के नाम की। उसके बाद सबसे पहले लिखिए उस लेसन के या उस पोएम के राइटर का नाम, ठीक है, राइटर या पोएट का नाम आपको मेंशन करना है। साथ ही साथ उनके बारे में एक लाइन में कुछ इम्पोर्टेंट लिख दीजिए, ठीक है, उस राइटर की कुछ खासियत एक लाइन में लिख दीजिए, तो ये आपको एप्रिसिएशन में काम आएगा, ओके। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे कि ये लेसन जो है, ये पोएम जो है, उसका मेन आइडिया क्या है, बेसिकली वो बताना क्या चाह रहा है, ठीक है, तो वो आप लिख देंगे। थर्ड में आप लिख देंगे कि इसके अंदर जो है, अगर वो पोएम है तो इसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, या फिर अगर वो लेसन है तो इसके अंदर की आइडियाज़ क्या हैं, बेसिकली कन्वे क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिखेंगे। फोर्थ चीज़ जो आप लिख सकते हैं अपने मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ क्वेश्चंस बना दीजिए, आंसर्स नहीं बोल रही हूँ मैं। आप क्या करेंगे ना, लेसन में रिलेटेड क्वेश्चंस बना देंगे, ठीक है। आप 6 से 7 क्वेश्चंस बना सकते हैं हर लेसन पोएम के लिए। एंड फिर जब आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो आप वो शीट को लेंगे एंड आप उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर इससे आपका लेसन भी रिवाइज़ हो जाएगा एंड ये कम टाइम में होना पॉसिबल है, ठीक है। इससे आपका लेसन भी समराइज़ हो जाएगा, रिवाइज़ हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो इससे आपके लॉन्ग लेसन्स को
शॉर्टन करने की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एंड आपकी रिविजन भी हो जाएगी बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम्स इन राइटिंग स्किल्स। ये कनेक्टेड है हमारी सेकंड प्रॉब्लम से और सेवन्थ प्रॉब्लम से, ठीक है। जो बेसिकली मैंने आपको बताया, तो सिक्स्थ सेवन्थ और सेकंड प्रॉब्लम जो है वो कनेक्टेड है आपस में, कि ग्रामर अगर आपको नहीं आएगा तो आपको सेंटेंस बनाने नहीं आएंगे एंड फिर अल्टीमेटली आपको पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और राइटिंग स्किल्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपना ग्रामर इम्प्रूव करें। ग्रामर इम्प्रूव करेंगे तो ही आपकी बाकी की सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव हो जाएंगी। सेंटेंस फॉर्मेशन में एक और बात आती है कि हम जो है ना सोचते हैं अपनी मदर टंग में। काफ़ी बार होता है कि हम अपनी मदर टंग में सोचते हैं एंड ट्रांसलेट फिर उसे इंग्लिश में करके लिखते हैं, ठीक है। तो जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना ग्रामर की और राइटिंग स्किल्स की, दोनों की प्रैक्टिस ज़रूरी है, उतना ज़्यादा आप फास्ट सेंटेंस उसको बना पाएंगे, ठीक है। तो हमें आदत रहती है ना अपने मदर टंग में बात करने की, तो हम उसी वे में सोचते हैं फिर उसे इंग्लिश में लिखते हैं, तो ये कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आप इस काम को फास्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस के ज़रिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिला है। इन केस अगर आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है जो रह गई है, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन and that problem will be definitely addressed. Thank you so much for watching. Stay tuned. Subscribe for more.